लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले रिकैप कर दूं, प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 17 हमने स्टार्ट किया था। सैम्पलिंग से रिलेट करता है चैप्टर 17। सबसे पहले जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया था इस चैप्टर में वो ये था कि जब हम किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्शन तीन तरह से कर सकते हैं हम, या 100% सिलेक्शन, या स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, या सैम्पलिंग। 100% सिलेक्शन में हम उस एरिया की सारी ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके वेरीफाई करते हैं। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में हम कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया सामने रख के सिलेक्शन करते हैं, जैसे ऑल आइटम्स ओवर ए सर्टेन अमाउंट, या ऐसी आइटम जिनसे रिस्क इंडिकेट हो रहा हो। और सैम्पलिंग में हम सिलेक्शन करते हैं आइटम्स की लेस देन 100% आइटम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्शन इस तरीके से होती है कि हमारे पास जो सैंपल आए वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हो। यानी सैम्पलिंग हम इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं सैम्पलिंग में कि हर आइटम के सेलेक्ट होने का चांस हो। यह है हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से ऑडिट प्रोफेशन में इसको प्रमोट किया गया वो ये है कि इसमें हम काम करते हैं 100% से कम ट्रांजैक्शंस पे, लेकिन कंक्लूजन देते हैं 100% सारी की सारी पॉपुलेशन पे कि वो ठीक है कि नहीं। यानी चेक करेंगे हम 100% से कम ट्रांजैक्शंस को, लेकिन बताएंगे सारी की सारी पॉपुलेशन के बारे में कि वो ठीक है कि नहीं। तो चूंकि ये एक बड़ा एफिशिएंट वे है ऑडिट करने का, इसीलिए प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए अप्रोच यूज़ की जाती है वो सैम्पलिंग है। अब जहाँ पे जो प्रोसीजर या जो टेक्निक ऑडिट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हो, फ्रीक्वेंटली परफॉर्म हो रही हो, उसके ऊपर गाइडेंस भी अवेलेबल होनी चाहिए बाय ISAs कि हमने इसको परफॉर्म करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन में भी पढ़ा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो तकरीबन हर ऑडिट में परफॉर्म किया जाता है। तो हमने फिर स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टेप्स पढ़े, अप्रोच पढ़े कि प्रैक्टिकली हम कंफर्मेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह सैम्पलिंग भी चूंकि तकरीबन हर ऑडिट में ये टेक्निक यूज़ हो रही होती है, इसलिए ज़रूरत है कि समझा जाए इसको हमने परफॉर्म किस तरीके से करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझी जाए। आज के लेक्चर में हम ये अप्रोच ही स्टडी करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में जब हमने 3 तरीके पढ़े आइटम को सिलेक्ट करने के, फिर इसके बाद नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ हमने शिफ्ट किया। उसमें हमने ये देखा कि ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, या दूसरे लफ्जों में ऑडिट रिस्क को कम करना, मिनिमाइज करना। तो क्या ऑडिट रिस्क और सैम्पलिंग का कोई रिलेशनशिप है? क्या सैम्पलिंग को ऑडिट रिस्क रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है? इसके लिए हमने ऑडिट रिस्क मॉडल की डिटेल बाइफरकेशन की। ऑडिट रिस्क मॉडल के 3 कंपोनेंट्स हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। हमने सीखा कि डिटेक्शन रिस्क को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि जब कभी भी हम सैंपल की बेस पे काम करते हैं तो हमेशा रिस्क मौजूद होता है कि शायद जो आइटम्स हमने सैंपल में कवर नहीं की उनमें कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट हो। इसको सैम्पलिंग रिस्क कहते हैं। यानी ये रिस्क कि सैंपल की बेस पे आइटर का कंक्लूजन कुछ और हो और एक्चुअली पॉपुलेशन जो है उसमें की बेस पे कंक्लूजन कुछ और होता, ये सैम्पलिंग रिस्क है। सैम्पलिंग चूंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में परफॉर्म की जाती है और टेस्ट ऑफ डिटेल में, तो सैम्पलिंग रिस्क की 2 एग्जांपल्स हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में और 2 ही एग्जांपल्स हैं टेस्ट ऑफ डिटेल में। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो पहली एग्जांपल है वो ये है
कि सैंपल की बेस पे हमारा कंक्लूजन हो कि कंट्रोल स्ट्रांग है जबकि एक्चुअली पॉपुलेशन में कंट्रोल वीक हो, या सैंपल की बेस पे हमारा कंक्लूजन हो कि कंट्रोल्स वीक हैं जबकि एक्चुअली पॉपुलेशन में कंट्रोल स्ट्रांग हो। ये दोनों सैम्पलिंग रिस्क है। दोनों में से ज्यादा स्वेयर सैम्पलिंग रिस्क कौन सा है कि सैंपल की बेस पे हमारा कंक्लूजन हो कंट्रोल स्ट्रांग है जबकि एक्चुअली कंट्रोल वीक हो। इसी तरह टेस्ट ऑफ डिटेल में भी सैम्पलिंग रिस्क की दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल के हो सकता है सैंपल की बेस पे हमारा कंक्लूजन हो कि एरिया ठीक है जबकि एक्चुअली पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। दूसरा, सैंपल की बेस पे हम कहें कि पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जबकि एक्चुअली पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। दोनों सैम्पलिंग रिस्क की एग्जांपल्स हैं। लेकिन ज्यादा स्वेयर कौन से है? ये रिस्क कि सैंपल की बेस पे हमारा कंक्लूजन है कि पॉपुलेशन ठीक है जबकि एक्चुअली पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। इसको हम कहते हैं कि ये ज्यादा स्वेयर रिस्क है। जो कोई ज्यादा स्वेयर रिस्क होता है वो हमारे इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन की तरफ जाता है। जो कम स्वेयर रिस्क होता है वो हमारे इंक्रीज्ड प्रोसीजर्स को अफेक्ट करता है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी सैम्पलिंग रिस्क की। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? सैम्पलिंग के अलावा और किसी भी रीजन की वजह से अगर हम एज ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सके, इसे कहते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। जैसे ऑडिटर का सही प्रोसीजर प्लान ना करना, प्रोसीजर को सही परफॉर्म ना करना, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ना होना टीम का, ये कुछ रीजंस बनती हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क की। हमें सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क दोनों को रिड्यूस करना चाहिए। नॉन सैम्पलिंग रिस्क कैसे रिड्यूस होगा? इफेक्टिव प्लानिंग, परफॉर्मेंस, सुपरविजन एंड रिव्यू से। सैम्पलिंग रिस्क कैसे रिड्यूस होगा? इसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? सैंपल साइज को इंक्रीज कर दिया जाए, और दूसरा तरीका क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन। ये सारे कंसेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े, ये हमारे प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 की एक क्विक समरी थे। इनमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी बिल्कुल। वो हम अब पूरे ऑडिट में यही हमारा असूल होता है। उनका क्वेश्चन ये है कि आपने मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात की, तो क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट में फ़र्क है? वो डेफिनेटली डिफरेंस है। हमने हमेशा मटेरियल मिस स्टेटमेंट के ऊपर ही फोकस करते हैं एज ऑडिटर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो इससे मुराद ये है कि जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी वो तो हमारे ऑडिट को इफेक्ट करती है, ओपिनियन को इफेक्ट करती है। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स आपको पता है हमारे ऑडिट को, हमारी रिपोर्ट को इफेक्ट नहीं करती, प्रोवाइडेड कि वो क्वालिटेटिव बेसिस पे भी इमटेरियल हो और एग्रीगेट बेसिस पे भी। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए। अच्छा, सैम्पलिंग के चैप्टर के बारे में एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आईकैप का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट चैप्टर है। इसमें कभी तो वो 2-3 नंबर के साथ क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 10, 11, 12 नंबर के साथ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछता है सैम्पलिंग के चैप्टर में से। इसके रीजन ये है कि इसमें ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें कंसेप्ट्स ज्यादा है। इसमें कंसेप्ट्स टेक्निकल नहीं है लेकिन उनकी तादाद ज्यादा है, तो ज्यादा कंसेप्ट्स होते हैं। स्टूडेंट कुछ ना कुछ 2-3 कंसेप्ट्स को ऑप्शन पे छोड़ के चले जाते हैं। अब आपको पता है एग्जामिनर चूंकि एनालिसिस कर रहा होता है हर अटेम्प्ट में कि स्टूडेंट कौन कौन सा टॉपिक करके आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक छोड़ के आ रहे हैं। सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करने के लिए जो टॉपिक स्किप किया होता है स्टूडेंट्स ने, वो एग्जामिनर उसमें से क्वेश्चन बना लेता है। तो हमने जहन में रखिएगा, वैसे तो पूरे ऑडिट में सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, खास तौर पे इस चैप्टर में सारे कंसेप्ट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। कंसेप्ट इजी हैं लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, तादाद में ज्यादा। ठीक है जी, मुझे बताइए, जब हमने चैप्टर 14 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के बारे में स्टडी किया था कि कैसे हम इसको यूज करते हैं प्रैक्टिस में, तो क्या आपको कोई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई गई थी जिसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले डिसाइड करना है हमने कन्फर्मेशन
को यूज़ करना है कि नहीं करना, कंफर्मेशन को यूज़ करना है तो इंटरिम डेट पे यूज़ करना है या फाइनल ऑडिट में, फिर उसके बाद कंफर्मिंग पार्टीज़ को सेलेक्ट करना, नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद डिसाइड करना इन्फॉर्मेशन कौन सी कंफर्म करेंगे, फिर डिसाइड करना पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन, फिर क्लाइंट की ऑथोराइजेशन लेते हैं, फिर उसके बाद कंफर्मेशन लेटर सेंड कर देते हैं, उसके बाद जो रिप्लाई आता है, रिस्पॉन्स आता है, उसके लिहाज से डिसाइड करते हैं कि हमने क्या फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अगर रिस्पॉन्स एग्रीमेंट में है तो क्या करना है, डिसएग्रीमेंट है तो क्या करना है, अगर रिस्पॉन्स आता ही नहीं, नॉन रिस्पॉन्स का कैंसिल तो क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने वो सारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का टॉपिक सीखा था। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारा सैम्पलिंग का भी चैप्टर है। स्टेप बाय स्टेप हमने अप्रोच सीखनी है और जब हम सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें असल चीज यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेप में क्या काम हो रहा है, ठीक है। और इसमें हर स्टेप अहम है, आई कैप किसी भी स्टेप में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमने सैम्पलिंग को यूज करना है, आप देखिए सैम्पलिंग हमारा तकरीबन हर ऑडिट में परफॉर्म होने वाली टेक्निक है, ये टेक्निक है हर ऑडिट में परफॉर्म होने वाली। तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली ISAs को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि हमने किस तरीके से सैम्पलिंग को परफॉर्म करना है। उन्होंने बिल्कुल गाइडेंस प्रोवाइड की। उन्होंने कहा सैम्पलिंग जब आप परफॉर्म करेंगे तो 4 स्टेजेस में करेंगे काम कंप्लीट अपना। सबसे पहला है सैंपल डिज़ाइन, फिर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, फिर प्रोजेक्टिंग, हमने अपने रेट ऑफ डेविएशन या मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना है, और फिर रिजल्ट्स को वैल्यूएट करना है। 4 काम करने हैं। जब कभी हम सैम्पलिंग परफॉर्म करेंगे हमने कितने फेजेस में कितने स्टेप्स में काम करना है, 4। सबसे पहले सैंपल डिज़ाइन, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग प्रोसीजर, फिर प्रोजेक्शन, और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। जब कभी सैम्पलिंग करेंगे हमने कितने स्टेप्स में काम करना है, 4 स्टेप्स। कौन कौन से? सैंपल डिज़ाइन, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, प्रोजेक्शन, वैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम सिर्फ सैंपल डिज़ाइन की बात करेंगे, बाकी के स्टेप्स इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर होंगे, ठीक है। सैंपल डिज़ाइन आज स्टडी करेंगे, फिर उस सैंपल पे प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, प्रोजेक्शन कैसे करनी है, रिजल्ट्स को कैसे इवैल्यूएट करना है, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करेंगे। प्रोजेक्शन शायद आपने इससे पहले ये लफ्ज़ सुना हो कि हम सैंपल की बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं कि पॉपुलेशन में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। तो बहरहाल न्यूमेरिक एग्जाम्पल के साथ हम कल के लेक्चर में इसको सीखेंगे। आज सीख रहे हैं सैंपल डिज़ाइन। सैंपल डिज़ाइन का कंसेप्ट क्या है? देखिए, जिस तरह कोई फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच है, उसमें एक्चुअली मैच स्टार्ट होने से पहले भी कुछ काम होते हैं, क्या रूल्स डिसाइड किए जाते हैं, रूल्स पैरामीटर एग्री किए जाते हैं क्रिकेट मैच में, कि फॉर एग्जांपल जो है वो आउट कब होगा, छिक्का कब होगा, वो अगर LBW कैसे होगा, नो बॉल पे फ्री हिट मिलेगी नहीं मिलेगी। इस तरह के सारे पैरामीटर्स जो होते हैं, जो रूल्स होते हैं, पहले डिसाइड कर लिए जाते हैं, फिर मैच स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली उसी तरह एक्चुअली जो हमारे प्रोसीजर होंगे सैम्पलिंग पे वो तो बाद में परफॉर्म होंगे, लेकिन पहले हमें रूल्स पैरामीटर डिसाइड करने हैं सैम्पलिंग के। ये सैंपल डिज़ाइन का काम यही है। सैंपल डिज़ाइन इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स, अपने रूल्स, अपने पैरामीटर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, जो चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए वो किस तरीके से डिसाइड होंगी, जो आगे सैम्पलिंग में यूज़ होनी है। तो सैंपल डिज़ाइन का मतलब क्या है, रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड करने हैं हमने कि सैम्पलिंग किन ग्राउंड्स पे किन रूल्स के मुताबिक की जाएगी। सैंपल डिज़ाइन में सबसे पहले वो कहता है कि आपने डिटरमिन करना है क्या, पर्पस ऑफ सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन ऑफ सैम्पलिंग। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, पर्पस एंड पॉपुलेशन। पर्पस का मतलब क्या है भाई, देखिए सैम्पलिंग जो है वो 2 पर्पस के लिए परफॉर्म की जाती है, या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए या टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए। तो पर्पस में सबसे पहले हम क्या डिटरमिन करते हैं कि जो सैम्पलिंग करने जा रहे हैं ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए करने जा रहे हैं या कि टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए।
सबसे पहली चीज हमने क्या डिटरमिन करनी है कि जो सैंपलिंग करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए या टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इससे ये पड़ता है, आपको याद होगा एक छोटा सा मॉडल हम यूज करते हैं अपने ऑडिट में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। और इसमें आउटपुट क्या है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनपुट क्या है? इंटरनल कंट्रोल, प्रोसेसिंग है इंटरनल कंट्रोल। और इनपुट क्या है? नेचर ऑफ एंटिटी एंड इट्स ट्रांजैक्शंस। अब अगर तो पर्पस है हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल में से, जो कंपनी की पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उसमें से। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है टेस्ट ऑफ डिटेल, तो सैंपल कहां से सेलेक्ट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। तो पर्पस हमारा डिसाइड करता है कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। पर्पस क्या हो सकते हैं हमारे, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ डिटेल। अगर हमारा पर्पस टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो पॉपुलेशन क्या होगी? इंटरनल कंट्रोल में से। और अगर पर्पस टेस्ट ऑफ डिटेल है, पॉपुलेशन क्या होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट्स रिकॉर्डेड हुई है। ठीक है, समझ आया पर्पस और पॉपुलेशन में फर्क? अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जिस एग्जांपल से भी आपको कंसेप्ट समझ आए पिक कर सकते हैं। अगर हमारा पर्पस है ओवर स्टेटमेंट चेक करना, फर्ज कीजिए, तो फिर हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? जो रिकॉर्डेड अमाउंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनवॉइसेस वगैरह। अगर हमारा पर्पस है अंडर स्टेटमेंट चेक करना किसी एरिया के, फिर पॉपुलेशन क्या होगी? वो रिकॉर्ड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो पर्पस डिसाइड करता है पॉपुलेशन क्या होगी। लफ्ज पॉपुलेशन का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? ऑडिट, देखिए स्टैट में पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, लेकिन ऑडिट में जब कभी हम पॉपुलेशन का वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब होगा किसी एरिया के अंदर रिकॉर्ड होने वाली सारी ट्रांजैक्शन। ऑडिट में जब कभी वर्ड पॉपुलेशन यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? किसी भी एरिया में रिकॉर्ड होने वाली सारी ट्रांजैक्शन। सेल्स पॉपुलेशन, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सेल्स के एरिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है वो। ठीक है, डेटर्स की पॉपुलेशन, क्या कहना चाह रहा हूं? डेटर, टोटल डेटर्स के अंदर जितने भी इंडिविजुअल डेटर्स हैं वो सारे। तो ऑडिट में जब हम पॉपुलेशन का वर्ड यूज करते हैं, इससे मुराद ट्रांजैक्शंस हैं। जी, पहला स्टेप समझ आया? डिटरमिन पर्पस एंड पॉपुलेशन फॉर सैंपलिंग का मतलब क्या है। ठीक है, अगर पर्पस हमारे दो होते हैं मेन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ डिटेल। आगे फर्दर भी पर्पस हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इतना समझना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर्पस है तो हमारी पॉपुलेशन डिफरेंट होगी। टेस्ट ऑफ डिटेल है पर्पस तो हमारी पॉपुलेशन डिफरेंट होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट डिफाइन करना है क्या? व्हाट विल बी डेविएशन और मिस स्टेटमेंट। कि डेविएशन क्या होगी और मिस स्टेटमेंट क्या होगी। डेविएशन क्या होगी? क्या ये नाम सुना पहले डेविएशन? हम कहेंगे सर ये तो हमें ना पढ़ाइए, क्योंकि ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने चैप्टर 4 में ही सीख लिया था। ठीक है, डेविएशन के बारे में तो बल्कि चैप्टर 1 में डिस्कशन हुई थी, और मिस स्टेटमेंट के बारे में चैप्टर 4 में। डेविएशन क्या है फिर वाला बताइए जी? इनकंसिस्टेंसी को डेविएशन कहते हैं। शाबाश, यही उम्मीद थी आपसे। इनकंसिस्टेंसी को तो नहीं कहते डेविएशन। जी मेरे भाई, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल को कहते हैं डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, डेविएशन एक ही चीज है। और मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और अमाउंट है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कुछ और रिक्वायर कर रहा है। नहीं, भूल गया आप दोनों में क्या फर्क था? ठीक है, चले एग्जाम्पल से रिफ्रेश करते हैं। आपने बताना है मिस स्टेटमेंट है कि डेविएशन है। मिस्टर ए से कैश रिसीव हुआ और मिस्टर बी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। बताइए कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है मिस स्टेटमेंट? हाथ उठा के बताइए। कितनों का ख्याल है डेविएशन और कितनों का ख्याल है दोनों है? ये सिर्फ डेविएशन है, मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो टोटल डाटा रिपोर्ट होते हैं, इंडिविजुअल डाटा तो रिपोर्ट नहीं होते। तो वो ए के अकाउंट की बजाय बी में चले जाए, बी के अकाउंट की बजाय सी में चले जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट सेम होंगी। तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, डेविएशन है। भी फर्क समझ आया?
अच्छा, आपने ये सारे सेंटेंसेस, सारे फेजेस को पढ़ा? एक दफा फिर पढ़ लें। आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीडिंग कर लें। पढ़ लिया? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या इस सारी सैंपलिंग में, ये सारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सैंपलिंग है, स्टार्ट से लेके एंड तक उसने सारे स्टेप्स को कवर किया है, इस पूरी सैंपलिंग में कहीं लफ्ज मटीरियलिटी यूज हुआ है? मटीरियल, ये नोट कीजिए, इसमें लफ्ज लिख ले बल्कि साइड पे कहीं कि वर्ड मटीरियलिटी यूज नहीं हुआ। दूसरी चीज, मुझे बताइए कि क्या इस सारी अप्रोच में लफ्ज डेविएशन यूज हुआ है? लफ्ज मिस स्टेटमेंट यूज हुआ है? लफ्ज स्कोप लिमिटेशन यूज हुआ है? नहीं। इसको भी साइड पे लिख लीजिए कि मटीरियलिटी का वर्ड भी यूज नहीं हुआ, स्कोप लिमिटेशन का वर्ड भी यूज नहीं हुआ, और ये 2 हमारे की कंसेप्ट्स हैं। क्या इसका ये मतलब है कि ये सिचुएशन, ये कंसेप्ट सैम्पलिंग पे अप्लाई ही नहीं होते? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट अप्लाई होते होंगे, मे बी नेम थोड़ा डिफरेंट हो, किसी और नाम से अप्लाई होते हो, या हो सकता है कि एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो, क्योंकि सैम्पलिंग एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है। तो हो सकता है कि सैम्पलिंग जो है इसमें ये स्कोप लिमिटेशन का कंसेप्ट और मटेरियलिटी का कंसेप्ट अप्लाई तो होता हो, लेकिन थोड़े या तो नेम डिफरेंट हो या एप्लीकेशन में थोड़ा फर्क हो। अब सुने, नॉर्मल ऑडिट में अगर हम फॉर एग्जांपल रिपेयर एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमने क्लाइंट से कहा कि कुछ हमें रिपेयर की पॉपुलेशन में से हमें कुछ सैम्पलिंग यूनिट्स सेलेक्ट किए और क्लाइंट से कहा हमें ये इनवॉइसेस प्रोवाइड कीजिए। ये आपको सेंटेंस समझ आ रहा है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट किए। क्या कहना चाह रहा हूं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जितने भी ट्रांजैक्शन है टी काउंट में से हमने कुछ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट किया। सैम्पलिंग यूनिट क्या है? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। पॉपुलेशन क्या है? वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जिनसे मिलकर रिपेयर अकाउंट बनता है। नॉर्मल ऑडिट में क्या होता है, अगर हमें नजर आए कि 10,000 का एक्सपेंस था, क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया 1,000, नॉर्मल ऑडिट में हम क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट। सैम्पलिंग में क्या कहेंगे? ठीक। नॉर्मल ऑडिट में अगर हमें क्लाइंट कहता है सर कोई इनवाइस हमें नहीं मिल रही, इनवाइस मिसिंग है, नॉर्मल ऑडिट में क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन। याद रखें, सैम्पलिंग में हम इसे स्कोप लिमिटेशन नहीं बल्कि मिस स्टेटमेंट ही कहेंगे। अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो इसे मिस स्टेटमेंट कहेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो इसे डेविएशन कहेंगे। अब ये क्यों है ऐसा, ये रीजन मैं आपको जब रिजल्ट वैल्यूएशन स्टेज पे जाएंगे ना तब बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। नॉर्मल ऑडिट में हमारे कंक्लूजन होते हैं या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, या क्या कहते हैं तीसरी चीज कि हम कुछ नहीं कह सकते। नॉर्मल ऑडिट में हमारे कंक्लूजन ये 3 होते हैं, या तो कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, या कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, मिस स्टेटमेंट, या कहेंगे हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, स्कोप लिमिटेशन। सैम्पलिंग में हमारे कंक्लूजन 2 होते हैं, या तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन ठीक है, या क्या कहते हैं सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। सैम्पलिंग हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, अब इसको फर्दर इलैबोरेट मैंने करना है इवैल्यूएटिंग रिजल्ट वाली स्टेज पे। फिलहाल सिर्फ इतना जहन में रखें कि नॉर्मल ऑडिट में जिसको हम स्कोप लिमिटेशन कहते हैं, सैम्पलिंग में उसी चीज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल है तो मिस स्टेटमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो डेविएशन। यहां तक बात क्लियर हो गई। और नॉर्मल ऑडिट में जिसे मटीरियलिटी कहते हैं, नॉर्मल ऑडिट में जिसे मटीरियलिटी कहते हैं, सैम्पलिंग में उसको टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट या टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन कहते हैं। अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो टॉलरेबल
रेट ऑफ डेविएशन। ये जो स्टेप्स हैं, आपको पता है सैंपलिंग कहां करते हैं, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में या टेस्ट ऑफ डिटेल में, कि जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे के सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए भी है और टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए भी है। हाँ, अगर कोई कंसेप्ट स्पेसिफिकली सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए है तो हमने उसको हाईलाइट कर दिया कि ये कंसेप्ट सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए है। अगर कोई स्टेप सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए है, हमने उसे हाईलाइट कर दिया कि ये सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए है। तो सबसे पहले बताइए, सैंपलिंग में पहला स्टेप हमारा क्या, डिटरमिन करना है पर्पस और पॉपुलेशन। भाई पर्पस का क्या मतलब है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए सैंपलिंग करने जा रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, पर्पस डिसाइड करता है पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है, पर्पस के हिसाब से पॉपुलेशन डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप डिफाइन करना है व्हाट विल बी डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। इसमें आपको दो एग्जांपल दी मैंने। पहली एग्जांपल, ए से कैश रिसीव किया और बी के अकाउंट में डाल दिया, डेविएशन। दूसरी एग्जांपल के क्लाइंट को कुछ इनवाइसेस हमने सिलेक्ट करके कहा प्रोवाइड कीजिए, क्लाइंट ने कहा वो इनवाइसेस मिसिंग है, ये क्या है, ये मिसस्टेटमेंट या डेविएशन, दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दो स्टेप क्लियर हो गए। पहले हमने लिखा पर्पस, फिर लिखा उसके हिसाब से पॉपुलेशन क्या है जिसमें से सैंपल उठाना है। पॉपुलेशन क्यों लिखा, उसमें से सैंपल उठाना है। फिर हमने डिसाइड कर लिया डेविएशन के मिसस्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो डिटरमिन करेंगे डेविएशन क्या होगी। टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मिसस्टेटमेंट क्या होगी। नेक्स्ट स्टेप, डिटरमिन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने दो चीजें डिसाइड करनी है। कौन कौन सी, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर हमने कौन सी दो चीजें डिटरमिन करनी है, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। पहले चलते हैं हम टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। इनका क्या मतलब है, डेफिनेशन सुनिए पहले। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, इट इज द रेट ऑफ डेविएशन set by auditor in respect of which auditor obtains assurance that actual deviation in population does not exceed from this preset level. It is the rate of deviation in internal control which is set by, कौन सेट करता है, ऑडिटर सेट करता है। ये वो रेट ऑफ डेविएशन है जो ऑडिटर सेट करता है, और इस रेट ऑफ डेविएशन के बारे में फिर एश्योरेंस ऑब्टेन करता है क्या, कि एक्चुअल पॉपुलेशन में जो डेविएशन है वो इस लेवल से एक्सीड ना करे, यानी इससे कम कम रहे। फिर सुने कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज द रेट ऑफ डेविएशन सेट बाय ऑडिटर in respect of which auditor obtains assurance that actual deviation in population do not exceed from this preset level. Actual deviation इस लेवल से एक्सीड ना करे, यानी क्या कहना चाह रहा है, इससे कम कम रहे, क्योंकि अगर इससे एक्सीड की तो फिर गड़बड़ होगी। अब अगर कंसेप्ट समझ आया तो मुझे बताइए कि मिलता जुलता कंसेप्ट हमने किस नाम से पढ़ा हुआ है, मटेरियलिटी। शाबाश। आगे वो एक्सप्लेनेशन में यही कहता है कि ये एक तरह से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की एप्लीकेशन है, ये एक तरह से एप्लीकेशन है किसकी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की। अब ये तो हो गया टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट कंसेप्ट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। भाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है, हमारे अंदाजे में कितनी डेविएशन होगी। हो गया ना मिक्स, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है, कि वो रेट ऑफ डेविएशन जिसके बारे में ऑडिटर ये एश्योरेंस ले रहा है कि एक्चुअल डेविएशन इससे ज्यादा ना हो, कम कम हो, ज्यादा होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है, ऑडिटर के ख्याल में कितनी डेविएशन होगी पॉपुलेशन में। फर्ज कीजिए एग्जांपल से समझते हैं, ये कंसेप्ट समझ नहीं आया। हमारा एक स्टूडेंट गया आई कैप में एग्जाम देने के लिए,
रेट ऑफ डेविएशन क्या रखा हुआ है? 50%। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर वो 50% तक गलतियां करता है, स्टिल आई कैप ये कहेगा कि ठीक है, पास है। और अगर उसका रेट ऑफ डेविएशन 50% से एक्सीड हुआ, 51% हो गया या उससे ज्यादा, फिर आई कैप क्या कहेगा? कहेगा फेल। ठीक है, फिर आई कैप क्या कहेगा? फेल। यह है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये भाई पेपर देने के लिए गए, इनके लिए टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है? 50%। इनके लिए 30% क्यों है भाई? इनको आई कैप को इनसे कोई ज्यादा भी आ रहा है? सेहत के मुताबिक नहीं भाई, तैयारी के मुताबिक आई कैप टेस्ट करता है। इनके लिए भी 50% है, उन भाई के लिए भी 50%, उनके लिए भी 50%, सबके लिए टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है? 50%। लेकिन मुझे बताइए, क्या सबका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन 50% होगा? नहीं। अब देखिए, जो स्टूडेंट छुट्टियां करता है, जो स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट नहीं देता, जो घर जाके 2 घंटे नहीं पढ़ता, जो जब बारिश होती है तो उस दिन छुट्टी कर लेता है, कॉलेज में नहीं आता, बताइए क्या उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और वो स्टूडेंट जो बारिश में भी क्लास लेने के लिए आया, उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन एक जैसा होगा क्या? नहीं, एक जैसा नहीं होगा। जो घर में बैठा हुआ है छुट्टी करके, उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है, ज्यादा है उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। तो ये फर्क समझ में आया आपको? जो क्लासेस नहीं लेगा उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन एक जैसा है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक और कंसेप्ट सुना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, एक है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, एक है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। दोनों में फर्क समझ आ गया? अब अगली बात उसी को समझ आएगी जिसको ये फर्क समझ में आया। वो कहते हैं अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा हो ना, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से भी ज्यादा हो, तो बेहतर है वो स्टूडेंट पेपर देने ही ना जाए, क्योंकि वो अपनी अटेम्प्ट जाया करनी है उसने। भाई बात समझ आ रही है? अगर एक्सपेक्टेड, अगर हमें शुरू से ही पता है कि भैया हमारी तैयारी नहीं है, 4-5 चैप्टर सिर्फ तैयार किया है, बाकी पूरा ऑडिट तैयार नहीं किया, तो बेहतर क्या है? आईएएस से क्या कहते हैं? मना नहीं करते, कहते पेपर देना चाहे तो दे जाए, हो सकता है एग्जामिनर अंधा हो जाए आपका पेपर चेक करते हुए, आपको पास कर दे। कुछ स्टूडेंट इस उम्मीद पे पेपर देते भी है, मना नहीं कर रहा, लेकिन रिकमेंड क्या कर रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से ज्यादा हो तो बेहतर है सैम्पलिंग की ही ना जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है उनसे आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो सैम्पलिंग करने का क्या फायदा? डायरेक्ट टेस्ट ऑफ डिटेल पे चले जाए। भाई ये बात समझ आई? इन दोनों में फर्क समझ आया? टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, सॉरी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन में समझ आया? समझ आया तो एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भाई टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन पता चल गया मटेरियलिटी लेवल की तरह, जैसे मटेरियलिटी लेवल स्टार्ट में डिसाइड करते थे, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन को भी स्टार्ट में डिसाइड कर लेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमिन करेंगे? अजीब सी बात है, प्रोसीजर तो अभी परफॉर्म नहीं हुए, अभी हमने कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं, इस स्टेज पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुए अभी तक। अभी जब हमने ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं किए, हमें पहले से कैसे पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है? हाँ शाबाश, अंडरस्टैंड, या पिछले साल के एक्सपीरियंस की बेस पे या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी की बेस पे। ठीक है, अभी स्टूडेंट पेपर देने नहीं गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है? भाई उसकी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे। ये अंदाजा है क्लास में छुट्टियां करता रहा, टेस्ट नहीं देता रहा, क्लास में क्वेश्चनिंग नहीं करता था, पार्टिसिपेशन नहीं होती थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल चुपके से चेक कर, टीचर को पता नहीं चलता क्या? पता चलता है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन के बारे में ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, प्लस अगर फर्ज कीजिए पिछले साल उसने ऑडिट नहीं किया था, फिर कैसे पता चलेगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी की बेस पे। भाई कुछ समझ आई? नहीं, कुछ समझने, दोबारा पढ़ते हैं सारा कंसेप्ट, लेकिन एग्जाम्पल डिफरेंट रख के अब डिसाइड करते हैं। अगर तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, हमने दो चीजें क्या डिटरमिन करनी है? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं, फिर कौन सी दो चीजें डिटरमिन करनी है? टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट एंड एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट एंड एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट।
टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या है? सुने, वो कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर in respect of which auditor obtains assurance that actual misstatement in financial statements do not exceed from this preset level, कि actual misstatement है वो इस preset level से exceed ना करे, कम कम रहे, ज्यादा ना हो। फिर सुने, expected misstatement क्या है, सॉरी tolerable misstatement क्या है? Tolerable misstatement is the amount set by auditor in respect of which auditor obtains assurance, ये वो अमाउंट है जो ऑडिटर सेट करता है और फिर जिसके बारे में एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। क्या एश्योरेंस? कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है वो इस प्रीसेट लेवल से एक्सीड ना करे, कम कम रहे, क्योंकि कम कम रहेंगी तो फिर इसका मतलब है ठीक है, अगर एक्सीड होगी तो मतलब कुछ गड़बड़ है। ये क्या होगा? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का कंसेप्ट समझ आया तो बताइए कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का कंसेप्ट हमारे नॉर्मल ऑडिट में किस कंसेप्ट से मिलता जुलता है? मटीरियलिटी से। शाबाश। इसीलिए वो आगे एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इन सैम्पलिंग। ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्योंकि स्पेसिफिक एरिया ना, इसको कंक्लूजन देते हुए यूज नहीं करते, इसलिए उसने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का वर्ड यूज किया। क्योंकि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी आपको पता है, याद है ना, छोटा बच्चा, तो चूंकि सिर्फ सैम्पलिंग में एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक में यूज हो रहा है कंसेप्ट, इसलिए परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का वर्ड यूज किया उसने। जी, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या है? कि ऑडिटर के ख्याल में जितनी मिसस्टेटमेंट होगी। अब मुझे यह बताइए, अभी क्या हमने प्रोसीजर परफॉर्म कर ली है? जब अभी तक हमने प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं किया, चले मटीरियलिटी तो समझ में आता है कि स्टार्ट ऑफ द ऑडिट आप डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट ये कैसे स्टार्ट में ही डिटरमिन कर सकते हैं? अभी तो प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं किए, कैसे पता चल सकता है हमें कि हमारे ख्याल में, हमारे अंदाजे के मुताबिक कितनी मिसस्टेटमेंट्स होंगी? प्रीवियस ईयर का सेम कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से। एक और लफ्ज यहां पे इस्तेमाल कर रहा है फैक्टर, क्या? रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। किससे पता चलेगा? रिजल्ट ऑफ टेस्ट। अच्छा, ये अजीब बात है, जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेविएशन डिटरमिन कर रहे थे तब तो रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल का लफ्ज नहीं आया था। क्यों नहीं आया था भला? भाई अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए ही नहीं थे। हाँ, लेकिन यहां पे जब हम एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट डिटरमिन कर रहे हैं तो बताइए क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म हो गए होंगे कि नहीं? तो उनका रिजल्ट सामने आ गया होगा कि नहीं? रिजल्ट से पता चले, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चले कंट्रोल्स वीक है, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट हाई हो जाएगा कि नहीं? और अगर पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है, लो हो जाएगा। इसीलिए एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट के डिटर्मिनेंट्स में उसने हमें यह बताया है, एक डिटर्मिनेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेविएशन में रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं थे। एक्सपेक्टेड, भाई कह रहे हैं सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन में एक रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट भी होना चाहिए था, याद करने में आसानी रहती। भैया एक्सपेक्टेड, मुझे ये बताइए, जब ये स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर चुके हैं? तो फिर रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल कैसे आ सकता है? टेस्ट ने जब ये स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर लिया है? तो इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल आ सकता है, रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आपका एएफसी का रिजल्ट में भी इंडिकेट कर दे कैफ में परफॉर्मेंस क्या होगी, आपका सीफैब का रिजल्ट इंडिकेट नहीं कर सकता कैफ में परफॉर्मेंस क्या होगी। भाई वो करेंगे तो फिर पता चलेगा ना, ठीक है। यहां पे तो अभी यहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन यहां पे टेस्ट ऑफ डिटेल अभी परफॉर्म नहीं हुए। फर्क समझ आया? अच्छा, आप मुझे बताइए, आईकैप ने कहा कि एक कंसेप्ट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में सैंपलिंग हो रही थी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, उसके बारे में कुछ क्वेश्चनिंग की आईकैप ने। एक स्टूडेंट ने उसमें लिख दिया टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, वो फेल हो गया। बताइए क्यों?
क्योंकि अगर कंट्रोल्स का क्वेश्चन है तो हमने रेलिवेंट टर्म यूज करनी है। रेलिवेंट टर्म्स कौन सी वाली है? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपने ये टर्म यूज कर लें, टेस्ट ऑफ डिटेल में ये टर्म यूज कर लें, तो आपका पूरा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और खास तौर पे रेट ऑफ डेविएशन है, रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं है लफ्ज, ठीक है। टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट का वर्ड कभी यूज नहीं करना। रेट का मतलब होता है परसेंटेज। जो मिस स्टेटमेंट होती है वो अमाउंट्स में, डेविएशन होते हैं वीकनेसेस, वो परसेंटेज में हम बताते हैं कि सर आपके कंट्रोल्स थे, वो 100 कंट्रोल्स थे, उसमें 10% जो है वीक है। लेकिन मिस स्टेटमेंट हमेशा अमाउंट्स में बताते हैं। इन दोनों में फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं। जी जी देखिए, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, इनकी सिर्फ डेफिनेशन है। ये आर्टर की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं दोनों। हमारे सिलेबस में इनकी सिर्फ डेविएशन है, इनकी सिर्फ डेफिनेशन है। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, इनकी सिर्फ आई कैप हमेशा डेफिनेशन पूछेगा। ये आर्टर की प्रैक्टिकली जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, इनके बारे में आई कैप फैक्टर्स पूछेगा या डिटर्मिनेंट्स पूछेगा। बताओ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बताओ कैसे ऑडिटर डिसाइड करता है एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट? तो हमने उसे वो फैक्टर्स बताने होंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन के कौन से फैक्टर्स हैं? प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड डे। एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट के कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड डे प्लस रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आगे चलते हैं। डिफाइन सैंपलिंग अप्रोच। सैंपलिंग अप्रोच को डिफाइन करना है। आप शायद कभी कोई जिम वगैरह जब गए हों तो आपने देखा होगा वहां पे नॉर्मली दो तरह के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या दो तरह की स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये कहते हैं कि आपको सैंपलिंग करने के आपको एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें इस्तेमाल करनी चाहिए हैं। कुछ इंस्ट्रक्टर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी इसका फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि इससे एंगल गलत नहीं होता। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्टर ऐसे भी होते हैं, वो मशीनों के इस्तेमाल को डिस्करेज करते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप मैनुअली एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके जिस मसल पे भी प्रेशर आना है उस पे आ सके। मशीन से आपका एंगल तो ठीक होगा लेकिन प्रेशर नहीं डाल सकेंगे आप रेलिवेंट मसल्स पे। इसीलिए अब मुझे बताइए कौन सी अप्रोच ठीक है? दोनों अप्रोच ठीक है। हर एक के अपने प्लस अपने माइनस है। दोनों प्रोसेस चल रही हैं। एग्जैक्टली उसी तरह हमारे ऑडिट में भी सैंपलिंग करने के लिए दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये है कि क्या ऑडिटर को सैंपलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करनी चाहिए या अपनी जजमेंट यूज करनी चाहिए। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों अप्रोचेज में? कि ऑडिटर को सैंपलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करनी चाहिए या अपनी जजमेंट यूज करनी चाहिए। अगर ऑडिटर सैंपलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करता है तो हम उस अप्रोच को कहते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। और अगर ऑडिटर स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज नहीं करता बल्कि अपनी जजमेंट की बेस पे सैंपलिंग करता है, उसे कहते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। तो सैंपलिंग की कितनी अप्रोचेस हैं? दो, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। अच्छा मुझे बताइए, जब कभी स्टैट का वर्ड आता है जहन में कौन सा टॉपिक आता है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बिल्कुल शाबाश। अगर हम सैंपल को सेलेक्ट करते हुए रैंडम सिलेक्शन करें, स्टैट में एक टॉपिक रैंडम सिलेक्शन का भी था, अगर रैंडम सिलेक्शन करें, आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए रैंडम सिलेक्शन यूज करें और रिजल्ट्स को वैल्यूएट करने के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करें, तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल अप्रोच। और अगर सैंपलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज ना करें तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं? नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अच्छा, नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच में जब स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज नहीं हो रही होंगी तो क्या यूज हो रहा होगा? ऑडिटर की जजमेंट। तो सैंपलिंग की दो अप्रोचेस कौन सी है? स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल।
अच्छा बताइए, हमारे प्रोफेशन में किसकी इजाजत होगी भला? भाई दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। अब हमारे सिलेबस में आई कैप ने सिर्फ स्टैटिस्टिकल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। भाई नॉन स्टैटिस्टिकल के क्यों नहीं किए? इसलिए कि जो स्टैटिस्टिकल के एडवांटेजेस होंगे वो नॉन स्टैटिस्टिकल के डिसएडवांटेजेस, जो स्टैटिस्टिकल के डिसएडवांटेजेस उसके एडवांटेजेस। ठीक, तो हम अब स्टैटिस्टिकल देखिए, अप्रोचेस दोनों में समझ आ गई। स्टैटिस्टिकल अप्रोच कौन सी होगी? जिसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज हो रही हैं, यानी सैंपल को सेलेक्ट किया जा रहा है रैंडम सिलेक्शन से और रिजल्ट्स को कैसे इवैल्यूएट किया जा रहा है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी से। रैंडम सिलेक्शन भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी स्टैटिस्टिकल। तो अगर आप अपनी सैम्पलिंग में इन दोनों को यूज तो इसे क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिकल अप्रोच। और अगर इनको यूज नहीं करते, दोनों को यूज नहीं करते या किसी एक को यूज नहीं करते, तो फिर कौन सी अप्रोच होगी? नॉन स्टैटिस्टिकल। अब हर एक के अपने प्लस माइनस है। स्टैटिस्टिकल के जैसे डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिकल के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज भाई साइंटिफिक टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। हमारा ऑडिट नहीं रहता, रॉकेट साइंस बन जाता है। भाई साइंटिफिक टेक्निक है ना स्टैट। तो पहला एडवांटेज क्या है स्टैटिस्टिकल टेक्निक का, स्टैटिस्टिकल अप्रोच का? साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज होते हैं। इसमें हम जो सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं वो एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है, विदाउट एनी बायस होता है। वरना प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली अगर स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल ना करें तो फिर हम अपनी मर्जी से सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। जो हमें आसान लगता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो मुश्किल लगता है उसको वापस फेंक देते हैं। और बाज़ का तो ऐसे भी होता है कि सैंपल सेलेक्ट किया, किसी सैंपल में मसला नजर आया, तो बजाय ये कि मैनेजर को रिपोर्ट करने के हम सोचते हैं यार मैनेजर को रिपोर्ट किया तो बाद में जो काम स्टेटमेंट या डेविएशन सामने आई, काम बढ़ जाएगा, जो काम बढ़ेगा वो भी हमें ही करना पड़ेगा, तो बेहतर ये इसको रिप्लेस कर दो। ये अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं ये अच्छा, ये कब कर सकते हैं आप सैंपल को रिप्लेस वाला? नॉन स्टैटिस्टिकल में। स्टैटिस्टिकल में तो चूंकि कंप्यूटर ने आपको सैंपल सेलेक्ट कर देना है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। तो उसने चूंकि कंप्यूटर में आप सारी पॉपुलेशन को ऐड करेंगे, वो आपको बता देगा कौन कौन सा सैंपल सेलेक्ट करो, तो उसको फिर आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यह है स्टैटिस्टिकल अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस। प्लस इसको डिफेंड करना भी आसान है। रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो, आप आसानी से कह सकते हैं कि आपने इसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक के जरिए से सैंपल सेलेक्ट किया है। वरना अगर आप कहते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल तरीके से सेलेक्ट किया है तो रिव्यू वाला कहेगा अच्छा इसका मतलब है जो प्रॉब्लम्स आई वो तुमने रिप्लेस कर दी होंगी। अब आप चाहे लाख कहते रहे कि नहीं सर हमने रिप्लेस नहीं की, लेकिन चूंकि आपने अपनी जजमेंट की बेस पे सिलेक्शन की, आपके लिए डिफेंड करना इसको मुश्किल होगा। यह स्टैटिस्टिकल अप्रोच के एडवांटेजेस। अब स्टैटिस्टिकल अप्रोच के डिसएडवांटेजेस। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता क्या? वो कहते हैं कि जी इसको अप्लाई करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए टीम को लैपटॉप देने पड़ेंगे, इससे हाई इन्वेस्टमेंट होगी, हमारे खर्चा ज़्यादा होगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सा आपको याद रही होंगी, ठीक है, वो तो भूल गई होंगी, बल्कि मेरा ख्याल अभी भूल गई होंगी आपको स्टैट के सारे फार्मूले। प्रैक्टिस में वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस में कुछ आसानियाँ भी हैं। ये सारे फार्मूले सॉफ्टवेयर में बिल्ड इन होते हैं। आपने सिर्फ वो फार्मूले को, पॉपुलेशन को ऐड करें और फार्मूला पे टिक लगा दें, जो जो फार्मूला यूज़ करना है आपने, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर एक दूसरा बड़ा जो इशू होता है प्रैक्टिस में ऑडिटर्स को, वो ये कहते हैं कि हर चीज़ के लिए तो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। रिस्क असेसमेंट के लिए आपको पता है हमारे ऑडिट में डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद है। वो कहते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, सैम्पलिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद है, अनयूअल आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, इवन ऑडिट रिपोर्ट। अब जाहिर है आपको ज़बानी याद थोड़ी होगी, तो प्रैक्टिस में टेम्पलेट्स बनाए गए हैं, वो आपको दे दिए जाते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। आपने सिर्फ ये डिसाइड करना होता है टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा होगा और किस इशू की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है। वो टेम्पलेट्स बने होते हैं, आप ऑटोमेटिकली टिक करते जाते हैं, रिपोर्ट बनती जाती है। वो कहते हैं हर चीज़ के लिए जब सॉफ्टवेयर आ रहा है तो कहीं ये ना हो कि किसी एक दिन रिपोर्ट साइन करने के लिए भी कोई रिपोर्ट आ जाए और वो आके सारे का सारा ऑडिट वर्क खुद कर ले। तो जितना ज़्यादा वर्क आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए से करेंगे उतना ही ज़्यादा नीड ऑफ ऑडिटर कम होती जाती है। वो कहते हैं एंड में कहीं ये ना हो कि एक दिन हमें
रिपोर्ट कंप्लीटली रिप्लेस कर दें। इसलिए प्रैक्टिस में थ्योरेटिकली आपको लग रहा होगा कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच ज़्यादा बेहतर है नॉन स्टैटिस्टिकल से, लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादातर जो वर्क किया जाता है वो नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच के मुताबिक किया जाता है। इसलिए कि ऑडिटर अपनी जजमेंट अपने एक्सपीरियंस की बेस पे काम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बजाय ये कि किसी सॉफ्टवेयर के जरिए मैकेनिकली काम किया जाए। तो इसमें नॉन स्टैटिस्टिकल में तो ऑडिटर की जजमेंट यूज नहीं, जो नॉन स्टैटिस्टिकल में ऑडिटर की जजमेंट यूज हो रही होगी, स्टैटिस्टिकल में ऑडिटर की जजमेंट यूज नहीं हो रही होती। तो ये कुछ प्लस और माइनस थे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के, कुछ समझ आए आपको? सबसे बड़ा जो एडवांटेज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का क्या लगा कि सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, सैम्पलिंग जो है वो विदाउट बायस, आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इजी डिफाइन किया जा सकता है, साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या लगा? इसमें हाई इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है, और इसमें ऑडिटर की जजमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता, उसके एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं किया जाता। जी यहां तक क्लियर हो गए? चलिए ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ पे ब्रेक करते हैं और इंशाल्लाह कल जो है फिर हम इससे आगे चलेंगे, मेथड ऑफ सिलेक्शन और फिर इसके बाद डिटरमिन सैंपल साइज। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।